नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है, हिंदी की जो अनवरत लगातार क्लास चल रही है उन्हीं में है सी क्लास है, जो हमारी 10वीं क्लास है, 10th क्लास हमारी है। और इस क्लास में बच्चों जो 10वीं क्लास है हमारी, इस 10वीं क्लास में आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों संधि। क्या करेंगे? स्टार्ट संधि करते हैं बच्चों। स्टार्ट संधि में पूरी संधि पढ़ेंगे, कंप्लीट संधि करेंगे। संधि के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है बच्चों। किसका? व्याकरण का। संधि से पहले हमको संधि से पहले बताऊंगा अभी आपको क्या देखना है हमको। संधि से पहले वर्ण विच्छेद देखिए बच्चों। वर्ण विच्छेद, वर्णों में तोड़ना, सब विच्छेद बोलते हैं। वैसे वर्ण विच्छेद का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था, जो देवनागरी लिपि है बच्चों वो अक्षरात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? अक्षरात्मक। और जो रोमन लिपि है बच्चों वो वर्णनात्मक लिपि है। अक्षरात्मक लिपि का मतलब होता है कि जैसे एक शब्द लिखा हुआ दक्ष या एक शब्द लिखा हुआ राम, ठीक। अब राम लिखा हुआ और दक्ष लिखा हुआ है। आप किसी से पूछिएगा कि जिसमें कितने ध्वनियां हैं, कितने वर्ण हैं, तो बोलेगा 2 है जी। इसमें कितने हैं? 2 हैं। तो लेकिन इसमें 2 वर्ण नहीं है। अगर हम राम को तोड़ते हैं तो आधा रह, आ, मैं आधा और ए, 4 ध्वनि होगी इसमें, 4 वर्ण होंगे। ये व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर। इसको तोड़ेंगे तो द आधा, ए, अक्षय जो होता है ये संयुक्त वर्ण होता है बच्चों। ये किससे मिलकर बनता है? आधा क और पूरा श, पर श आधा और ए बाहर। तो कितने हो गए इसमें? इसमें 5 ध्वनियां होगी। ये अक्षरात्मक है। पर अगर हमें अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? RAM, राम। किससे पूछो आप कि जी इसमें कितनी ध्वनि है, कितने वर्ण है? अब 3 है, 3 ही है, तो वर्णनात्मक है। और ये लिपि कैसी है? अक्षरात्मक। तो हमें शब्द का ज्ञान होना चाहिए, वर्ण को तोड़ना आना चाहिए बच्चों। वर्ण को तोड़ना आपको आना चाहिए। कैसे? देखो, अब जैसे वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वर्ण विच्छेद में जैसे मैं आपको शब्द देता हूं उपर्युक्त। उपर्युक्त बच्चों, इसको आप बिना मेरे देखे इसको तोड़ने का प्रयास करें और इसको विच्छेद करें, वर्णों में विच्छेद करें। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामों में। और मैं इसको बहुत पहले से, आज से नहीं, जब से मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, पिछले 13 साल से हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो 13 साल से मैं इसको पढ़ा रहा हूं, इस वर्ण विच्छेद को। बहुत लोगों ने तो बहुत बाद में पढ़ाना शुरू किया, मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूं और अब ये एग्जाम में आना शुरू हुआ है। तो ये देखिए आप, उपयुक्त को अगर तोड़ना है तो ऊ है। ऊ तो एक अपना अपने स्वर है, तो इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते किसी चीज में, ना। मूल ध्वनि है, प्लस पै लिखा हुआ बच्चों। अगर ये पै लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें पै तो आता है और इसमें ऐ स्वर मिला हुआ है। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, जो भी आपको वर्ण लिखा मिले, जैसे कै लिखा हुआ है, तो कै का मतलब है कि इसमें ऐ स्वर छुपा हुआ है। और कहीं की लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें छोटी ई छुपा हुआ है। कै तो है इसमें, पर क्या इसमें छोटी ई है। कहीं मान लिया बड़ा ऊ है तो इसमें आधा तो कै है और ऊ क्या इसमें बड़ा है। तो ये इस बात का मतलब है। अगर कहीं मैं लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें अंडरस्टूड है कि इसमें ए छुपा हुआ है। जब हम मैं से ए बाहर निकाल लेंगे, हमने ए इसको बाहर कर दिया, तो यहां पे मैं क्या बच गया? आधा बच गया। ये होता है। इस कै की लिखा हुआ, इस की से हमने माइनस कर दिया ई, तो क्या बचेगा? ये आधा कै बचेगा और प्लस ई, ये दोनों मिलकर ही की बनते हैं, ठीक है ना। तो इस शब्द का अगर हम वो करते हैं, विच्छेद करते हैं बच्चों, तो इस शब्द में हमें क्या मिलेगा? देखिए, ऊ पै लिखा हो ना, तो आधा पै प्लस ए, प्लस जो या के ऊपर जो रै लगा हुआ है, ये इस या से पहले पढ़ते हैं। उपर्युक्त, उपर्युक्त, तो रै यहां पे आ जाएगा और जो ऊपर रै आता है ये बच्चों आधा होता है। प्लस किस पे लगा हुआ? ये या पे लगा हुआ, तो इसके बाद यह आ जाएगा। या में स्वर क्या मिला हुआ?
ऊ मिला हुआ, तो यह जब आधा होगा तो ऊ से बाहर हो जाएगा। अब कै कैसा है बच्चों, कै पहले से ही आधा है, कोई स्वर है ही नहीं, प्लस तय कैसे बच्चों, आधा कर देंगे और ए को इससे बाहर कर देंगे। देखिए उपयुक्त लग रहा है, कितने होंगे, 1 2 3 4 5, अब 5 वर्ण है, गिन लीजिए आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण है इसमें, 9 ध्वनियां हैं। ये हिंदी की लिपि देवनागरी का अक्षरात्मक रूप है। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए आप। तो ये चीजें हैं उपयुक्त। तो इसमें कितने वर्ण हैं बच्चों, इसमें 9 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 9, इस तरह का। तो ये आपको निकालना आना चाहिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप निकालना सीख लीजिए। अब देखो, अगर मैं करता हूं किसको, उपयुक्त हो गया, एक शब्द और लिखिए आप, अंत्योदय। अंत्योदय तोड़िए। ये मैं आपको तोड़ना इसलिए सिखा रहा हूं कि संधि तभी समझ में आएगी। ए न अपने आप में क्या है, पहले से ही आधा है, ए को हम तोड़ नहीं सकते, प्लस तय कैसा अपने आप में पहले से ही आधा, यह में क्या स्वर मिला हुआ, ओ मिला हुआ, द में क्या मिला हुआ, द में ए मिला हुआ, यह में क्या मिला हुआ, यह में भी ए मिला हुआ है, ये हमने तोड़ दिया। ये ए ऐसा, न आधा, तय आधा, अपने आप में यह में स्वर कौन सा, ओ बार करते तो आधा बच गया, द ये ए ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वन इसमें हो गया। ऐसा आपको तोड़ना आना चाहिए। यह में स्वर कौन सा है, ओ, इस यह में स्वर कौन सा है, ए। ठीक है बच्चों, चलिए ये देख लीजिए आप। अब देखो एक शब्द लिख लीजिए, बताइए इसमें कितने वर्ण होंगे बच्चों, कितने वर्ण होंगे इसमें, अंतरराष्ट्रीय में, अंतरराष्ट्रीय कितने वर्ण होंगे, इसको आपको तोड़ना है, ठीक ना, और कमेंट्स करके आपको इसके आंसर बताने हैं। कितने इसमें, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं, इसको आप तोड़िएगा और कमेंट्स, जिसका कमेंट आएगा, जो कमेंट्स करेगा, ठीक है बच्चों, उसका मैं अलग से नाम लूंगा कल को कि किसने ये दिया है, शाबाशी दूंगा उसको यहीं से, और उसका नाम और उसके बारे में शाबाशी को सब सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें कितने वर्ण हैं, वर्ण विच्छेद करके बताइएगा बच्चों। चलिए अब आते हैं वापस संधि पर। संधि क्या है, संधि यही है जो हमने अभी पढ़ा। संधि का अर्थ होता है मेल, समझौता, मेल, समझौता या विकार। विकार मतलब होता है बच्चों कमी, परिवर्तन, परिवर्तन किसका अर्थ है, विकार का। होती क्या है संधि, संधि का मतलब होता है जब दो ध्वनियां, दो वर्ण पास पास आते हैं, तो पास पास आने से उन दोनों ध्वनियों में, उन दोनों वर्णों में एक परिवर्तन उत्पन्न होता है, एक विकार उत्पन्न होता है। इस विकार को ही संधि कहते हैं। संस्कृत जो भाषा है बच्चों, संस्कृत की जो प्रवृत्ति है बच्चों, वो जो प्रवृत्ति संस्कृत की है, वो प्रवृत्ति संश्लेषणात्मक है। संश्लेषणात्मक कैसी प्रकृति है बच्चों, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, इसका उल्टा होता है विश्लेषण, चीजों को तोड़ना। संस्कृत की जो प्रकृति है बच्चों कैसी है, वो संश्लेषणात्मक प्रकृति है, संश्लेषणात्मक। और जो हिंदी की प्रकृति है बच्चों, वो प्रकृति है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक कैसी, विश्लेषणात्मक प्रकृति है, यानी तोड़ना चीजों को। हिंदी तोड़कर पढ़ते हैं और इसको जोड़कर पढ़ते हैं, तो संस्कृत में जोड़ने की प्रकृति है। तो जो संधियां हैं बच्चों, वो संस्कृत के शब्दों में संधियां अधिक हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए उसी रूप में आ गए, वो तत्सम कहलाते हैं, उनमें संधियां हैं। जो शब्द तद्भव के हैं, उनमें कम शब्द ऐसे हैं जिनमें संधियां हैं। जो शब्द पूर्णतः देशी शब्द हैं, देशज हैं,
जैसे लट्ठा, मट्ठा, खट्टा, खिचड़ी, तेंदुआ, ठीक ना, लोटा, सोटा, खोटा, इन शब्दों में संधि नहीं है, ठीक ना। संधि केवल वहां होगी जहां यौगिक शब्द होगा बच्चों। क्या होगा? यौगिक शब्द होगा, वहीं तो संधि होगी जहां दो अर्थपूर्ण शब्द मिले होंगे। क्या शब्द? अर्थपूर्ण शब्द मिले होंगे। जब अर्थपूर्ण शब्द मिलेंगे और जब ध्वनि का जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहेंगे। जब हम उन अर्थपूर्ण शब्दों को अलग अलग करेंगे उसे हम विच्छेद कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? उसे बच्चों विच्छेद कहते हैं। जब संधि वाले शब्द को तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, ध्वनियों को अलग अलग कर देते हैं, तो दो अलग अलग वर्ण बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं विच्छेद करना। जोड़ेंगे, संधि करना। तो संधि किस में होगी? यौगिक शब्दों में होगी। जो रूढ़ शब्द होते हैं बच्चों, कैसे रूढ़ शब्द? रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जिन शब्दों का खंडन या विखंडन सार्थक नहीं होता, जिन शब्दों को तोड़ने के बाद उनका कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता। जैसे मैं कहूं कान, नाक, राम, कलम, कलम, तोड़ लीजिए इनको आप। आंख, नरम, तोड़ लीजिए इनको, कुछ अर्थपूर्ण शब्द बनेगा नहीं। ये रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ शब्दों में संधि नहीं होगी। संधि केवल किस में होगी? यौगिक शब्दों में होगी। संस्कृत के शब्दों में होती है, जो हिंदी शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं तत्सम के रूप में, उनमें होती है, कुछ तद्भव शब्दों में भी होती है। पर जो देशज शब्द हैं, इस तरह शब्द, उनमें संधियां नहीं होती है। ठीक, चलिए। संधि जो होती है बच्चों, संधि दो अर्थपूर्ण शब्दों में होगी और हमेशा विकार होगा। जब दो ध्वनियां पास पास आती हैं, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन कई बार दो ध्वनियां पास पास आकर विकार उत्पन्न नहीं होता, तो उसे संयोग कहते हैं। याद रहेगी बात। संधि कौन सी है? जब विकार उत्पन्न हो, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। जैसे एक शब्द लिखा मैंने हिम और एक लिखा मैंने आल्य। कौन सा? आल्य। एक मैं में तो ए छुपा हुआ है और यहां क्या छुपा हुआ है? आ छुपा हुआ है। तो एक ध्वनि ए की, एक आ की। जब ये दोनों पास पास आई बच्चों, जब दोनों क्या हुआ? ये पास पास आई तो विकार हुआ और हिमालय बना। क्या बना? हिमालय बना। अभी हिमालय जो बना ये ए और आ से मिलकर बना, तो एक वर्ण बन गया, एक वर्ण की कमी आ गई तो विकार उत्पन्न हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे मैंने कहा एक शब्द दिया युगांतर, क्या संधि बनेगी? युग प्लस अंतर। एक मैंने शब्द दिया युगबोध, क्या दिया? युगबोध। क्या बनेगा? युग प्लस बोध। इसमें कौन संधि है, कौन संयोग है? जहां पर देखिए ग में ए और ये ए दोनों मिलकर यहां पे आ बन गए, वर्ण विकार उत्पन्न हो गया, वर्ण में ध्वनि में परिवर्तन हो गया। यहां पर ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। युग बोध, ग में भी ए, ग में भी ए, बै में ओ, बै में ओ, बीच में कुछ नहीं आया, ये संयोग है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहां पर दो ध्वनियां, दो वर्ण आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न नहीं होता, उनमें परिवर्तन नहीं होता, उसे बच्चों बोलते हैं संयोग। क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं। अधिकतर जो हमारे समास हैं वो संयोग से बनते हैं। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, आराम कुर्सी, आराम प्लस कुर्सी, है ना, तो उनमें विकार नहीं हुआ, उसे संयोग कहते हैं। अधिकतर समास किससे बनते हैं? संयोग से बनते हैं। महादेव, तो महा प्लस देव थोड़ी हो जाएगा, तो महा, अगर हम महादेव करेंगे तो महा प्लस अदेव होगा, उसमें आप संधि करोगे, कौन सी? दीर्घ संधि करोगे, तो महादेव संयोग है। क्या है? संयोग। महा प्लस देव, महा प्लस देव संयोग है। और जहां विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन, वो संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो संधि है हिंदी में, संधि दो वर्णों के बीच में होगी
ये होगा परिभाषा, ये मैंने आपको बताई थी, दोबारा स्पष्ट कर देता हूं। दो वर्णों के बीच में उत्पन्न होने वाला विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। या जब दो अर्थपूर्ण शब्दों के बीच में संयोग मेल होता है और उनमें कोई ध्वनि में विकार उत्पन्न हो, कोई वर्ण में विकार उत्पन्न हो, तो बच्चों उसे संधि कहते हैं। यानी वर्ण विकार ही क्या है? संधि है। ये पूछा गया है कि निम्न में संधि क्या है? शब्द विकार, वर्ण विकार, या कुछ ऐसे जिसमें दो ऑप्शन होते उसमें, तो वर्ण विकार संधि है। अब हिंदी व्याकरण में संधि के 3 प्रकार हैं, ज्यादातर लोग जानते होंगे। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, और एक बच्चों विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। स्वर संधि कहां होगी? जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या होगा बच्चों? स्वर होगा। क्या होगा? जहां दोनों क्या होंगे? स्वर होंगे। जहां दोनों स्वर होंगे, जैसे ये दोनों क्या, ये स्वर है बच्चों, दोनों क्या है? स्वर। व्यंजन कहां होगा? देखिए आप, जहां पहला पद स्वर हो, दूसरा व्यंजन हो, या पहला व्यंजन हो, दूसरा स्वर हो, या दोनों ही क्या हो? व्यंजन हो। यानी पहले पद का अंतिम वर्ण भी व्यंजन और दूसरे का पहला पद भी व्यंजन। जैसे मैं आपको बताऊं, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। तय आधा है ना, व्यंजन है। जय भी क्या है? आधा है, व्यंजन है। दोनों क्या मिल गए? व्यंजन मिल गए। उत प्लस ज्वल क्या बनता है बच्चों? ये उज्ज्वल। दोनों जय आधे बनते हैं। अब इसमें आपने तो पढ़ लिया होगा कि दोनों जय आधे होते हैं। दोनों जय आधे क्यों होते हैं? कि ये आधा तय है तो आधा जय बनेगा। ये आधा जय इस ज्वल की वजह से आया है। इसे दोनों जय कैसे होते हैं बच्चों? आधे होते हैं। कैसे दोनों जय? आधे होते हैं उज्ज्वल में। तो दोनों व्यंजन है। स्वर और व्यंजन आगे पढ़ेंगे। ठीक। विसर्ग संधि में क्या होगा बच्चों? पहले विसर्ग आएगा, यानी पहले स्वर होगा और स्वर के बाद क्या होगा? विसर्ग। क्या विसर्ग बिना स्वर के आ सकता है? नहीं आ सकता ना, हमेशा स्वर के साथ आता। हमने पढ़ा था अनुस्वार, उसमें अयोगवाह में। तो स्वर हमेशा कैसे कैसा है? विसर्ग स्वर के साथ, प्लस इसके बाद स्वर भी हो सकता है, और इसके बाद क्या होगा? स्वर, और इसके बाद व्यंजन भी हो सकता है। क्या होगा? व्यंजन भी होगा। स्वर भी हो जाएगा और व्यंजन भी हो जाएगा। स्वर भी हो जाएगा, व्यंजन भी हो जाएगा। जैसे बोलते ना, जैसे मैंने कहा आपको मन है, जैसे ये होता है मन है प्लस जय, मन है प्लस जय, तो विसर्ग आ गया। और जय क्या है भाई? अगर आप जय को पढ़ोगे तो आधा जय पहले और ए क्या आएगा? बाद में आएगा। तो विसर्ग के बाद क्या आया? व्यंजन आया। तो विसर्ग के बाद स्वर भी हो सकता है, विसर्ग के बाद व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरह का। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी? विसर्ग संधि। स्वर कहां होंगी? जब हमेशा स्वर स्वर का मेल होगा तो हमेशा स्वर ही बनेगा। क्या बनेगा? स्वर। और जब स्वर और व्यंजन का मेल होगा, ठीक ना, तो संधि व्यंजन होती, तो व्यंजन बनता है। व्यंजन किसका मेल होगा? स्वर का, तो भी व्यंजन बनेगा। व्यंजन क्या बन रहे? दोनों व्यंजन बन रहे। ठीक है बच्चों। और विसर्ग और यू आपको देखो स्वर या व्यंजन कोई बोल सकता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से संधि के 3 प्रकार होते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम स्वर संधि पर। स्वर संधि, स्वर संधि के बच्चों 5 प्रकार हैं। पहली संधि कौन सी? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। दूसरी संधि कौन सी? गुण संधि। तीसरी संधि कौन सी बच्चों? गुण के बाद वृद्धि संधि। वृद्धि के पास कौन सी बच्चों? यण संधि। और यण के बाद कौन सी बच्चों? अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। ये होती है गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ये 5 संधियां कौन सी है? स्वर संधि। यानी हम स्वर को 5 प्रकार से सजा सकते हैं। हम स्वर को 5 प्रकार से सजा सकते हैं। तो किस संधि होगी? स्वर संधि होगी। पहली संधि कौन सी है? दीर्घ संधि बच्चों। कौन सी? दीर्घ संधि। तो जो बच्चों दीर्घ संधि होती है, कौन संधि होगी? दीर्घ संधि।
वो कैसे होगी देखो। दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या, जिन स्वर के उच्चारण में समय अधिक लगता हो उन्हें दीर्घ बोलते हैं। कितने स्वर हैं दीर्घ, कितने स्वर हैं, 3 4 5। और पूछ ले आपसे हिंदी व्याकरण में कितने स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं, कितने स्वर संयुक्त स्वर हैं। ये दीर्घ के ही 3 द्विमात्रिक स्वर के 2 पार्ट हैं ये, है ना। एक दीर्घ है, दीर्घ केवल ये होता है बच्चों हिंदी व्याकरण में, आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। जो री है बच्चों, ये बड़ी री, ये संस्कृत में होता है, ये हिंदी में स्वीकार नहीं होता। कौन सा, बड़ी री। तो बड़ी री किस में होता है कल बच्चों, संस्कृत में होता है, ये हिंदी में नहीं होता। इसलिए हम कितने मानते हैं, 3 मानते हैं। अब जो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है भाई, ए आई ओ, और ये औ क्या है, ये ए आई ओ औ जो है ना, ये संयुक्त स्वर हैं। कैसे, संयुक्त स्वर है, तो दीर्घ का पार्ट ही है, दीर्घ संधि में ही आएंगे ये भी सारे, इनको भी दीर्घ संधि में ही आना है। लेकिन दीर्घ क्या होते हैं, केवल दीर्घ ये होते हैं, बाकी सब ये अलग अलग आते हैं, ठीक ना। तो दीर्घ संधि में हम इन्हीं का ही मेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनका मेल पढ़ेंगे। जैसे होता है ना आ, तो हमेशा ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा हमेशा। यानी जब भी दीर्घ संधि कहां होगी, जहां पर दीर्घ ज्यादा ध्वनि निकलेगी, आ, ठीक है ना, आ, ओ, ऊ, इस तरह का। तो दीर्घ मतलब क्या, दीर्घ मतलब क्या, जहां कंठ से आवाज निकले, बड़ी ज्यादा आवाज, तेज आवाज निकले, ए, ई, ऊ, तो लघु है, यहां संधि होने की नहीं। संधि केवल कहां होगी, जहां दीर्घ आएगा, आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये संधि हम दीर्घ करते हैं स्टार्ट। अब दीर्घ संधि की जो क्लास होगी आपकी, वो अगली क्लास होगी, उसमें आपको मैं दीर्घ संधि और गुण संधि ये दोनों एक क्लास में बताऊंगा, ठीक ना। नए नए उदाहरणों के साथ, जो उदाहरण आपने कम पढ़े होंगे, नए नए उदाहरण लेकर आऊंगा। दीर्घ और गुण एक होगी, बाकी वृद्धि और यण संधि एक में होगी, और अयादि संधि अलग से होगी, छोटी सी क्लास। तो संधि हमारी इसलिए इन क्लास में खत्म हो जाएगी। इन संधि के अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस समास के अलावा जो हमने पढ़ा कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमने व्याकरण पढ़ा वो पूरा कंप्लीट कर लिया, कोई इसमें समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में से आए हुए हैं। तो ये आप देख लीजिए। अब कल को हम जो अगली क्लास हमारी होगी वो दीर्घ की होगी और गुण संधि की हमारी अगली क्लास होगी बच्चों। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।